तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग। तो जैसा कि आप लोग जानते हो किसानों का काम होता है खेतों को तैयार करना। जैसे ही खेत तैयार होते हैं ना बच्चे, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, जैसे ही हमारे खेत तैयार होते हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में, हमारे खेत तैयार होने के बाद किसानों का अगला काम होता है अच्छे बीजों का चयन करना। बेटा गुड क्वालिटी सीड, हमारे बीजों का चयन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छे बीज होंगे तभी तो हमारी उपज, हमारी फसल अच्छी उगेगी। तो इसके लिए ना बच्चे, तो किसान क्या करते हैं मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। किसान सबसे पहले तो अच्छी क्वालिटी के सीड चुनते हैं, ताकि अच्छी क्वालिटी के सीड होंगे तभी तो वो लोग अच्छे से हमारे अपनी फसलों को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और दूसरा हमारा तरीका होता है हमारे सीड पे, हमारे जो सीड होते हैं उस पर फंगीसाइड लगाना। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो सीड है ये आपका सीड है, और यहाँ पर हमने जो सीड में फंगीसाइड लगा रखा है, इस वाले में फंगीसाइड क्या होता है बच्चों मैं आपको बताता हूँ। अगर हम अपने बीजों पे फंगीसाइड को लगाते हैं तो इससे ना हमारे बीज में कभी हमारी जो प्लांट होगा उसमें फंगी नहीं लगेगा, फंगस कभी नहीं लग सकता। तो इसीलिए बीज पे फंगीसाइड लगाना काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। देखो फंगी लगाने से पहले बीज कैसा था, है ना, आप देख सकते हो फंगी लगाने से पहले कैसा था और बाद में देखो कैसा हो गया, है ना। तो इस तरीके से बीज में फंगीसाइड लगाने के बाद बोने से हमारी फसल में कभी भी फंगस नहीं लगता, ठीक है। तो बच्चे अब आते हैं हमारे सीड भी अच्छे क्वालिटी के चयन कर लिए। अब सीड को कैसे बोते हैं, इसको ना करने के दो तरीके होते हैं बच्चे। सबसे पहला तरीका होता है ब्रॉडकास्टिंग। यहां पर जो है तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसे कहते हैं बच्चे आपका ब्रॉडकास्टिंग का तरीका। अब ये ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। ब्रॉडकास्टिंग के मेथड में बच्चे आप तस्वीर में देख सकते हो, जो किसान है वो अपने हाथों से बीजों को छिड़कता है, ठीक है। ये तरीका वो क्या करता है, अपने हाथों से छिड़कता है, इसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान अपने अच्छी क्वालिटी के सीड को खुद अपने हाथों से खेतों में छिड़कता है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग एक और तरीके से होती है बच्चे, मैकेनिकल ब्रॉडकास्टिंग होती है। जैसे दिख रहा होगा मशीन के जरिए सीड्स को डालकर ऐसे से ना ये एकदम आता है, आपका हाथ से करने वाला ब्रॉडकास्टिंग हो गया, ठीक है। और एक मशीन से करवाने वाला भी होता है, इसे भी कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। एक और तरीका होता है बीज को बोने का, जिसे आप लोग अच्छे से जानते होंगे इस तस्वीर में देखकर, सीड ड्रिल। जैसा कि आप जानते होंगे सीड ड्रिल, अगर आप गौर से देखेंगे इसमें तो ये जो है आपका वो सीड ड्रिल है। अब सीड ड्रिल करता क्या है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया बच्चों। सीड ड्रिल की वजह से क्या होता है, हमारे जो बीज होते हैं, ध्यान सुनना बच्चे, हमारे जो बीज होते हैं हम उसे आसानी से अच्छे से बो सकते हैं। आप तस्वीर में देखिए पूरा सीड ड्रिल है, देखिए कितने कितने गैप में दे रखा है। यहाँ पर ध्यान से सुनेगा बच्चे, देखो एक बीज यहाँ गिरेगा, एक यहाँ गिरेगा, एक यहाँ 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 यहाँ, देखो सारे के सारे बीजों के लिए कितना अच्छा सा स्पेस है ना। सीड ड्रिल से अगर हम बीज को बोते हैं तो हमारे सारे बीज को अच्छे से टाइम मिलता है, अच्छे से जगह मिल पाती है बोने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है हमारा उसे बोने का, ठीक है बच्चे। तो इसे आप सभी लोग अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। तो बच्चे अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसप्लांटेशन। तो मैं आपको समझाता हूँ बच्चे ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है। तो बच्चे हमारी ना कुछ फसलें ऐसी होती है, जैसे कि चावल की और हमारे टमाटर की, हमारा मिर्ची हो गई या फिर हमारा प्याज हो गया। इनकी फसलें बच्चों ऐसी होती है कि आप ना इनके जो बीज होते हैं, माने कि जो इनके सीड होते हैं ना, आप उन्हें डायरेक्ट कभी खेतों में नहीं बो सकते। खेतों में ना आप बीज को ना मतलब बो नहीं सकते। तो हम ऐसे में करते क्या है बच्चे, इनके लिए जैसे प्याज हो गया, हमारा मिर्च हो गया, हमारे टमाटर हो गए, हमारे ये हो गए, ये चावल है हमारे, ठीक है। तो इनके जो बीज होते हैं उन्हें डायरेक्ट हम खेतों में ना बो नहीं पाते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सी बेड लाते हैं। देखो देख सकते हो आप इस तस्वीर में, ये छोटे छोटे सी बेड है, ये आपको दिख रहा होगा बच्चे। ये जो छोटे छोटे हमारे सी बेड दिख रहे हैं ना बच्चे, इन सी बेड से क्या होता है, ये देखो ये जो छोटे छोटे सी बेड है, इतने सारे हैं, हम इनमें इनके बीज को बोते हैं। इसे हम नर्सरी भी कहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर हम प्लांट लेने के लिए जाते हैं नर्सरी में, है ना। तो नर्सरी में हम जब प्लांट लेने के लिए जाते हैं तो ये सेम वही है, हम उनके बीजों को डायरेक्ट खेतों में तो नहीं बो सकते, तो इसलिए हम इन छोटे छोटे सी बेड में हम इन बीजों को बोते हैं। अब बच्चे ध्यान से सुनो, जो बीज बहुत ही अच्छे से सो गए, मतलब कि जो बहुत बीज जो है ना अच्छे से ग्रो कर गए, जिनमें अच्छे हमारे प्लांट अच्छे से उग गए, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हमारा जो प्लांट उगता है ना बीज में से, उसमें सिर्फ 3 से 4 पत्तियां आने देते हैं। जैसी 3-4 या फिर बोल लो 4-5 पत्तियां आ जाती है, हम उसके बाद उस प्लांट को पकड़कर उसे डायरेक्ट खेतों में लगा देते हैं,
ठीक है बच्चे, इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। तो ये ट्रांसप्लांटेशन हमारी उन फसलों के साथ की जाती है बच्चों जिनके बीज को डायरेक्ट खेतों में बोना असंभव होता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे सी बेड में उनको बोते हैं और फिर जो बीज हमें सबसे अच्छा लगता है ना, जिसका प्लांट अच्छा ग्रो करा है, जिसमें 4 से 5 पत्तियां होती है, हम उसको पकड़ते हैं और उस छोटे से प्लांट को हम अपने खेतों में लगा देते हैं। ठीक है बच्चे, अब इसके फायदे क्या है, एडवांटेजेस बताता हूं। ट्रांसप्लांटेशन, ये जो प्रक्रिया मैंने बताई है वो ट्रांसप्लांटेशन है। चलिए मैं आपको इसके फायदे बताता हूं। ट्रांसप्लांटेशन का सबसे पहला फायदा होता है, इसमें ना हमारी फसल की क्रॉप, हमारी जो क्रॉप होती है ना, उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत बढ़िया होती है। आप देख सकते हो खेतों में, देखो कितने अच्छे से फसलों में सारी हमारे अच्छे प्लांट ग्रो कर रहे हैं ना, फसल अच्छी होती है। दूसरा क्या होता है, रूट का पेनिट्रेट करना, माने जो जड़ें है ना, देखो कितनी अच्छे से फैल रही है। इस वाले प्लांट में देखो कितने कम फैल रही है और इसमें देखो कितना अच्छे से फैल रही है, बढ़िया से फैल रही है ना। तो रूट का पेनिट्रेशन करना बहुत अच्छा होता है। ट्रांसप्लांटेशन की वजह से जो जड़ें होती है ना वो अच्छे से फैलती है, इसे कहते हैं रूट पेनिट्रेशन। ठीक है बच्चे, और हमारा क्या फायदा है बच्चे, देखो ध्यान से, हमारा शूट सिस्टम। अब ये शूट सिस्टम क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। बेटा देखो हमारे प्लांट में, जैसे ध्यान से सुनना, हमारे प्लांट में ना जब प्लांट नीचे से ग्रो करता है तो इसे रूट सिस्टम कहते हैं, और प्लांट जब ऊपर की ओर ग्रो करता है इसे शूट सिस्टम कहते हैं। तो ट्रांसप्लांटेशन की वजह से हमारा शूट सिस्टम काफी अच्छा होता है। देखो प्लांट कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, इधर आप देख सकते हो, यहां पर कितना अच्छे से प्लांट ग्रो कर रहा है, यहां पर उसके कितनी अच्छे से लीव्स आ रही है, उसकी स्टेम कितनी सही है, उसके ब्रांचेस कितने अच्छे हैं, है ना। तो इसे शूट सिस्टम कहते हैं, इससे शूट सिस्टम भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो बच्चे इस चीज को अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रांसप्लांटेशन और उसके फायदे। ठीक है बच्चे, तो बच्चे हमारा अगला टॉपिक है इरिगेशन। तो चलिए आपको इरिगेशन के बारे में समझाते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तस्वीर में, हमारे जो बीज होते हैं बच्चे, जो सीड होते हैं, उन्हें पानी की जरूरत होती है ताकि अच्छे से प्लांट ग्रो कर पाए। सेम उसी तरह हमारे एक बड़े से प्लांट को भी पानी की जरूरत होती है। क्यों होती है मैं आपको समझाता हूं। बच्चे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, तस्वीर में आपको अलग अलग ना न्यूट्रिएंट दिखेंगे, जैसे फोस्फोरस है, नाइट्रोजन है, आपका पोटेशियम है। आपको पता है ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट ना प्लांट के पास डायरेक्ट नहीं जाते, प्लांट के पास डायरेक्ट नहीं आते, सारे के सारे न्यूट्रिएंट जाते हैं पानी में, सारे के सारे पानी में घुल जाते हैं। अब पानी में घुलने के बाद ये सारे न्यूट्रिएंट पानी के जरिए जड़ों से होते हुए प्लांट के अंदर आते हैं और प्लांट्स को फिर फायदे पहुंचाते हैं। इससे समझ रहे हैं। तो प्लांट को भी पानी की जरूरत है। क्यों प्लांट को पानी की जरूरत है? ताकि ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट पानी में घुले और पानी में घुलने के बाद पानी से प्लांट इन्हें ले सके। ठीक है। और देखो क्या क्या होता है, देखो ध्यान से, इसीलिए हमारे रेगुलर इंटरवल पे हमारी फसलों को पानी देना ही हमारा कहलाता है इरिगेशन। हमारी फसलों को पानी देना समय अनुसार, इसे हम कहते हैं इरिगेशन। ठीक है बच्चों, देख सकते हो तस्वीर में दे रहे ना पानी। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं इसके बारे में और डिटेल में। बच्चे आप देखिए, इरिगेशन ना हर फसल के लिए अलग अलग होती है। जैसे यहां पर अलग अलग प्रकार की हमारे को फसलें दिखा रखी है ना तस्वीर में, आप देख सकते हो तस्वीरों में अलग अलग प्रकार की फसलें दिखाई है। हर फसल के लिए इरिगेशन अलग अलग होती है और हर मिट्टी के लिए भी इरिगेशन अलग अलग होती है। जैसे एग्जांपल पे अगर हमारे पास यहाँ पर हमें 2 सॉइल दे रखी है, अगर मैं आपको बताऊं सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल में, तो बेटा सैंडी सॉइल में पानी का कंटेंट ज़्यादा चाहिए होता है, वहीं अगर हम बात करें क्लेई सॉइल तो इसमें पानी थोड़ा कम लगता है। ठीक है, हर मिट्टी के लिए भी हमारा इरिगेशन अलग है ना। हर मिट्टी के हिसाब से इरिगेशन अलग अलग होता है, हमारे मौसम के हिसाब से इरिगेशन अलग होता है। अगर मैं बात करूंगा आपका समर की, आप लोग जानते हैं बच्चे, अगर मैं बात करूं गर्मियों की, तो गर्मियों के मौसम में पानी बहुत ज़्यादा लगता है। वहीं अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में काफ़ी कम लगता है ना बच्चों। और बरसात में तो लगता ही नहीं है, बरसात में तो अपने आप आ जाता है पानी, ऊपर आसमान से बरसता है ना। तो मौसम के हिसाब से भी हमारा इरिगेशन अलग अलग होता है। और साथ ही साथ बच्चे ध्यान से सुनना, हम जब अपने फसलों में, हम अपनी जब फसल लगाते हैं ना, और फसलों में जैसे फ्लावरिंग स्टेज आती है, फ्लावरिंग स्टेज का मतलब होता है बच्चे ध्यान से सुनना, फ्लावरिंग स्टेज का मतलब क्या होता है? फ्लावरिंग स्टेज का मतलब जब हमारे फसल में फूल उगना शुरू होता है, इस वक्त फसलों को पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। और इसके साथ ही साथ बच्चे जब हमारी फसल में अनाज उगना शुरू होता है, देखो तस्वीर में गौर से देखना, यहां पर अनाज अभी उगना शुरू हुआ है, देखो हरे हरे है ना अनाज, अभी अच्छे से पके नहीं है। तो जब हमारी ना ग्रेन स्टेज होती है, जब हमारी ग्रेन डेवलपमेंट स्टेज होती है, ग्रेन डेवलपमेंट स्टेज होती है, जब हमारे अनाज जो होता है, हमारा जो अनाज उगना शुरू हो रहा होता है, इस वक्त भी पानी का कंटेंट काफी ज्यादा चाहिए होता है। इस वक्त ना हम खेतों में बहुत ज्यादा पानी डालते हैं। ठीक है बच्चे। इसके अलावा बच्चे मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारी वीट, ये आप देख सकते हो हमारी वीट की क्रॉप है, माने गेहूं की फसल। आप देख सकते हो ये ग्राम है ना, ये हमारी ग्राम की क्रॉप है, ये हमारी कॉटन की क्रॉप है। इन तीनों को बड़ा ध्यान से सुनना, ये गेहूं की, ये ग्राम की और ये आपके
आपके कॉटन की। इन तीनों को ना बच्चों, इन तीनों को ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता। मैं ये नहीं बोलूंगा इन्हें स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है। बहुत बच्चे बोलेंगे सर स्टैंडिंग वाटर क्या होता है? बेटा खेतों में इतना पानी डाल देना कि पानी इकट्ठा हो जाए, जमा हो जाए, उतना पानी इन तीनों को नहीं चाहिए होता। लेकिन इन तीनों को पानी रेगुलर चाहिए, सुबह भी शाम भी रेगुलर चाहिए। लेकिन इतना पानी भी नहीं चाहिए कि पानी ना एक्सेसिव हो जाए और ऊपर से तैरने लगे, हमारा मिट्टी पे पानी जमा हो जाए। लेकिन गेहूं को, ग्राम को और हमारे कॉटन को पानी रेगुलर चाहिए होता है। वही अगर हम बात करेंगे चावल की, ये हमारे बच्चे देखिए ध्यान से आप देख सकते हैं, ये हमारी राइस क्रॉप है, इसे स्टैंडिंग वाटर में लगाया जाता है। स्टैंडिंग वाटर आप तस्वीर में देख सकते हो, पानी किस तरीके से इतना ज्यादा डाला हुआ है कि पानी रुका हुआ है, अभी तक कितना भरा हुआ ऊपर से। तो इसे कहते हैं बच्चे स्टैंडिंग वाटर। जब हम फसल में पानी डालते हैं और पानी बहुत ज्यादा होता है और हमारा पानी ऊपर से पूरा तैर जैसा रहा होता है, दिख रहा है ना आपको, इसे स्टैंडिंग वाटर कहते हैं। तो चावल की जो फसल होती है हमारी राइस की, उसमें हमेशा स्टैंडिंग वाटर में लगाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो अब आग पढ़ेंगे हम आगे बच्चे ध्यान से, ठीक है। तो बच्चे अगला टॉपिक है हमारा सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। माने कि हम जो खेतों में पानी दे रहे हैं ना, वो पानी आता कहां से, उसका सोर्स क्या है, आ कहां से रहा है पानी। तो चलिए बच्चे बताते हैं आपको। सबसे पहले हमारा है सोर्स ट्यूब, हमारा वेल, वेल का मतलब कुआं। दूसरा हमारा ट्यूबवेल, आप देख सकते हो। तीसरा जैसे यहाँ पर हमारा पॉन्ड बता रखा है, जिसको हम तालाब कहते हैं। और हमारा ये लेक हो गया, झीलें, यहाँ से पानी लेते हैं। और रिवर हो गया, माने नदियां, नदियों में पानी ना बहता हुआ होता है, देख सकते हो आप तस्वीर में, पानी बह रहा है, ठीक है। हमारा डैम हो गया, यहां से भी हम पानी लेते हैं ताकि हम खेतों में दे सकें। और हमारा कैनाल हो गया, कैनाल ना इसे कहते हैं हिंदी में से नाला या नाली भी कहते हैं, वो नाली मत समझना बच्चे, गंदा होता है। ये हमारा जो कैनाल है ना, इसमें से पानी को लेकर हम खेतों में देते रहते हैं, देखो ऐसे खेतों में देते रहते हैं, ठीक है बच्चे, ये कैनाल है। तो ये सारे के सारे हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर है, हम खेतों में पानी देते कहां से हैं। अब बच्चे हम बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ इरिगेशन, मतलब कि हम जो खेतों में पानी दे रहे हैं उसको देने के दो तरीके होते हैं बच्चों। पहला तरीका होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, जिसे हमारे दादा परदादा के टाइम पे ना इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और यहां पर देखना दूसरा मेथड होता है हमारा मॉडर्न मेथड, मॉडर्न मेथड जिसको हम आज के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। पहले पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड। आपको यहां पर दिख रहा होगा, इस मेथड का नाम होता है स्विंगिंग बास्केट मेथड। बच्चे ध्यान से सुनना, स्विंगिंग बास्केट मेथड होता है। अब इस मेथड को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। यहां पर आपको दो आदमी, यहां पर दो पर्सन दिख रहे होंगे बच्चे। ये दोनों पर्सन के हाथ में आप लोग देख रहे होंगे, यहां पर एक बास्केट है, ठीक है बच्चे। ये आपको एक बास्केट दिख रही होगी और यहां पर ऐसे दिख रहा होगा, यहां पर इन लोगों ने रस्सी से पकड़ा हुआ है। यहां से इस बास्केट में पानी भरेंगे और इसे इस डायरेक्शन में फेंकेंगे और खेतों में पानी दे देंगे। ये स्विंगिंग बास्केट मेथड है, बहुत पहले इस्तेमाल किया जाता था और काफी मेहनत वाला तरीका होता था ये। अगला आप लोग देख सकते हो मोट। अब इस मोट को मैं समझाता हूं। इसमें किसान क्या करता है, वो अपने इससे जो भी है आपका एक कुआं, इससे पानी निकालता है और पानी निकालकर आपको दिख रहा होगा वो इस तरीके से इस वाले में डाल रहा है चैनल पे। और यहां से उसने चैनल बना रखे हैं जिससे हर फसलों में पानी जा रहा है। वो पानी सिर्फ यहां गिरेगा और यहां से पानी बहता बहता, ये जो देखो कैनाल्स बना रखे हैं ना, छोटे छोटे उसने वे बना रखे हैं, यहां से पानी सब में चले आएगा। और इस मेथड को हम कहते हैं बच्चों मोट। इसको मेथड को हम बोलते हैं मोट। मैं आपको लिख के बता देता हूं, MOAT, मोट, ठीक है बच्चे। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये हमारा है वाटर व्हील सिस्टम, ये हमारा है वाटर व्हील सिस्टम। ये भी ट्रेडिशनल है, बहुत पुराने वाले तरीके हैं बच्चे। यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो यहां पर चैन पुली सिस्टम कहा जाता है इसे। जैसे इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया था ना मोट में, उसमें आदमी निकाल रहा था पानी। यहां पर देखो आदमी ना खुद हाथों से नहीं निकालेगा, जैसे यहां पर कोई बंदा खड़ा है, वो यहां पर इसे चलाएगा, देखो यहां पर हैंडल होगा, यहां पर ऐसे निकला हुआ, इस हैंडल से गोल 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 घूमेगा और ये सारा पानी ऐसे ऐसे निकलेगा और यहां पर आएगा, इसमें गिरेगा और सारा का सारा पानी फिर इस तरीके से खेतों में जाएगा। सेम टू सेम मोट की तरह है, देखो दिखाता हूं मैं आपको, सेम टू सेम मोट की तरह है, बस यहां पर किसान खुद से, मोट में किसान खुद से पानी निकालकर इसमें डाल रहा है। और अगर हम बात करेंगे इसमें चैन पुली सिस्टम में, इसका नाम है आपका चैन पुली सिस्टम। इसके अंदर किसान क्या करता है, यहां पर इस तरीके से चैन के जरिए पानी निकालता है, इससे काफी आसान हो जाता है। यह भी ट्रेडिशनल तरीका है। अब बच्चे आता है हमारा ट्रेडिशनल एक तरीका राहत। अब राहत क्यों कहा जाता है बच्चे, इसमें ना जानवरों के जरिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर गाय है और गाय के इधर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस तरीके से डंडा लगा रखा है। इसके जरिए जानवर क्या करता है, वो मेहनत से गोल 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 घूमता है और यहां से पानी जो निकलता है और सारा यहां गिरता है और फिर सारा खेतों में जाता है।
सेम टू सेम वही है, ट्रेडिशनल तरीके हैं बच्चे। अब हमारे मॉडर्न में सबसे पहला तरीका होता है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे बच्चे मॉडर्न मेथड, हम नए तरीकों से कैसे खेतों में पानी देते हैं। सबसे पहला आता है बच्चे हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। आप देख सकते हो स्प्रिंकलर सिस्टम में इस तरीके से यहां पर पाइप्स लगा रखे हैं और इस पाइप्स के ऊपर ना यहां पर ऊपर जो है वो नोजल है, ठीक है, और इस नोजल से इस तरीके से फव्वारा आ रहा है, देखो पानी चारों तरफ खेतों में जा रहा है। बच्चे याद रखना ये वाला तरीका सिर्फ उन्हीं इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर पानी भरपूर होता है। भाई इसमें काफी ज्यादा पानी देखो चारों तरफ फैल रहा है ना, बहुत पानी चाहिए, तो ये उन्हीं इलाकों में हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है जहां पर काफी ज्यादा पानी हो। अगला मेथड है बच्चों ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। देखो ध्यान से, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ध्यान से देखना, इसमें देखो पाइप लगा रखा है और यहां पर आप तस्वीर में ध्यान से देख सकते हो बूंद बूंद करके पानी गिरता है। बच्चे ये वाला मेथड ना हमारे फ्लावर्स के लिए, ठीक है, और हमारे फ्रूट्स के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका होता है और ये उसी इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर पानी की कमी होती है। एक तो ये इस्तेमाल करा जाएगा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जहां पानी की कमी है, और दूसरा हमारे फलों के लिए और हमारे फूलों के लिए बेस्ट माना जाता है, ठीक है बच्चे। अब बच्चे ध्यान से सुनना, एक और है हमारा लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। अब ये होता क्या है, देखो भारत में ऐसे कई जगह पर है जहां पर ना पानी नहीं है, लेकिन या फिर पानी है तो सही लेकिन पानी इतना नहीं है जिससे कि चारों तरफ खेतों में पानी मिल पाए। तो इसके लिए फिर हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, नीचे जमीन के नीचे ऐसे बोरवेल करके गड्ढा खुदवाते हैं और जमीन से पानी निकालते हैं। बहुत तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम में अपने खेत में नीचे गड्ढा खुदवाते हैं, बोरवेल करवाते हैं, बोरवेल मतलब जमीन में गड्ढा खुदवाते हैं और जमीन का पानी निकालते हैं ताकि यहां खेतों में दिया जा सके। इसके अलावा लिफ्ट इरिगेशन में एक और चीज होती है, नदियों में मोटर लगाकर वहां से पानी को दूर तक जहां पर आपके खेत है वहां तक पानी को खींचना। तो ये सारा का सारा लिफ्ट इरिगेशन है, इसमें हम पानी को खुद से लिफ्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप इस वाले तरीके को ज्यादा ध्यान से सुनना कि जिस तरीके से हम खेत में देखो बीच में बोर करवा रहे हैं, जमीन के नीचे से पानी निकाल रहे हैं और आप देख सकते हो तस्वीर में जमीन के नीचे से पानी ऐसे निकलकर फिर सारा का सारा खेतों में जाता है, ठीक है बच्चे। इसे कहते हैं लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। तो बच्चे अगला टॉपिक है हमारा वाटर लॉगिंग। अब ये वाटर लॉगिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। बच्चे अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम अपने खेतों में पानी डालते हैं और खेतों में एक्सेसिव इरिगेशन करने की वजह से, बहुत ज़्यादा पानी डालने की वजह से इस तरीके से पानी इकट्ठा हो जाता है। अब इस तरीके से खेतों में जब पानी इकट्ठा होता है तो इसे हम कहते हैं वाटर लॉगिंग। बच्चे इसके नुकसान होते हैं, इसके दो नुकसान होते हैं। मैं आपको सबसे पहला नुकसान समझाता हूँ। बच्चे देखो आप लोग देख सकते हो वाटर लॉगिंग है, आप ध्यान से देखेंगे तस्वीर में तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया। अब नुकसान क्या है, अगर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया बच्चों तो जो हमारी एयर है, जो हमारी ऊपर है, वो एयर जो होती है ना वो अच्छे तरीके से मिट्टी के अंदर नहीं जा पाएगी। अब अगर एयर अच्छे से मिट्टी के अंदर नहीं जाएगी तो मिट्टी के अंदर रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे प्लांट को फायदा पहुंचा रहे वो तो बेचारे अच्छे से, एयर ही अंदर नहीं जाएगी तो वो कैसे जीवित रहेंगे, वो बेचारे मर जाएंगे, जिससे प्लांट की ग्रोथ खराब हो सकती है। और दूसरा तरीका क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुनना, ये जो पानी इकट्ठा हो रखा है ना इसकी वजह से मिट्टी में काफी ज्यादा सॉल्ट आ जाता है। ये जो पानी इकट्ठा हो रखा है ना, काफी ज्यादा ये जो पानी इकट्ठा हो रखा है, ये यहां पर देख सकते हो आप तस्वीर में, इससे ना पानी में काफी ज्यादा सॉल्ट की मात्रा होती है और नमक की वजह से हमारी फसल खराब होने लगती है। ये हमारे दो नुकसान है वाटर लॉगिंग के। अब बच्चे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, उन क्वेश्चंस के हम सवालों के जवाब करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा सवाल आप लोग देख सकते हो, नेम टू कॉमनली यूज्ड एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट। मतलब कि हमें दो एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट, मतलब खेती बाड़ी में यूज करने वाले दो कॉमन से हमें औजारों के नाम बताने हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों, आप लोग कमेंट पे लिख दीजिए। चलिए बच्चे मैं आपको बताता हूं। एक जैसे हो गया आपका हो, जिसे हम फावड़ा भी कहते हैं, और दूसरा आप चाहो तो लिख लीजिए प्लफ, माने कि हल। ये काफी कॉमन है ना बच्चे, ठीक है। चलिए और अब दूसरा सवाल देखते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल कॉल्ड। माने कि वो प्रक्रिया कौन सी होती है जिसमें हम मिट्टी को लूज भी करते हैं और टर्न भी करते हैं, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, और इस तरीके से लूज करते हैं। इस प्रक्रिया को बच्चों हम कहते हैं प्लफिंग। जी हाँ बच्चों, प्लफिंग कहते हैं। अब तीसरा सवाल बच्चे, नेम द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड बाय स्कैटरिंग देम इन द फील्ड बाय हैंड। वो प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें हम बीज को खेतों में अपने हाथों से इस तरीके से फैलाकर डालते हैं। तो बच्चे इस प्रोसेस का नाम है ब्रॉडकास्टिंग। मैंने आपको बताया था ना बीज छिड़कने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है सीड ड्रिल होता है जिसमें हम बीज को डालते हैं, एक होता है ब्रॉडकास्टिंग, है ना। नहीं पता तो पिछली वाली वीडियो में जाकर अच्छे से पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग वो तरीका है जिसमें हम खेतों में अपने हाथों से सारे बीज छिड़कते हैं, ठीक है। अब फोर्थ वाला पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। नेम फोर्थ वाला पढ़ते हैं। नेम अ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन विच इज बेस्ट सूटेड फॉर वाटर डिफिशिएंट एंड अनइवन, यहां पर बोला एंड अनइवन लैंड।
बच्चों यहां पर बोला हुआ है सिंपल सा हमारा सवाल कि हमें वो मॉडर्न मेथड बताइए इरिगेशन का जो बहुत ही बेस्ट माना जाता है जहां पर पानी की कमी होती है। तो बच्चे आपको पता है वो कौन सा तरीका है, आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वहां पर इस्तेमाल किया जाता है, मॉडर्न तरीका है जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। और मैंने आपको यह भी बताया था ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हमारे फूलों के लिए और हमारे हमारे फ्रूट्स के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। अब देखिए पांचवा हमारा सवाल, नेम टू क्रॉप दैट नीड रेगुलर इरिगेशन बट नॉट द स्टैंडिंग वाटर। मतलब कि हमारी उन दो फसलों के नाम बताइए जिन्हें बराबर मात्रा में पानी हमेशा चाहिए होता है, लेकिन पानी इतना भी नहीं होना चाहिए कि स्टैंडिंग वाटर हो जाए, पानी ठहरा रहे। तो बच्चे वो कौन सी दो फसलें मैंने आपको बताया था, तीन बताई थी। चलो मैं तीनों के फसलों के नाम बता देता हूं आपको। बच्चे पहली फसल थी आपकी व्हीट, दूसरी मैंने आपकी बताई थी ग्राम, और तीसरी जो है वो आप लोग खुद कमेंट पे बताएंगे। ठीक है बच्चे, ये आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चे। तो बच्चे अगला टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, माने कि फर्टिलाइजर और मैन्योर का काम क्या होता है। बच्चे मैं आपको बताता हूं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, हमारी जो अपर लेयर की सॉइल होती है, हमारी जो टॉप सॉइल होती है बच्चों, ये आपको दिख रही है ना टॉप सॉइल। बच्चों इसमें काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट इसी में होते हैं। ठीक है, नीचे की साइड पे नहीं होते, यहां नहीं होते न्यूट्रिएंट, ऊपर की टाइप में होते हैं। अब ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट तो प्लांट ले लेता है ना। अब प्लांट अगर इन सारे न्यूट्रिएंट को ले लेगा तो यहां पर न्यूट्रिएंट की तो कमी हो जाएगी, है ना। अब इस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए भाई, अगर मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो मिट्टी अनुपजाऊ होगी, वहां पर तो फसलें दोबारा उगेंगी ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ की जो न्यूट्रिएंट की कमी है, जो टॉप सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी आ गई ना, क्योंकि प्लांट ने ले लिया सारा न्यूट्रिएंट, इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम हमारा फर्टिलाइजर देख सकते हैं, हमारा फर्टिलाइजर और हमारा मैन्योर हम इसे अपने खेतों में डालते हैं। ठीक है, इसे डालने से वो न्यूट्रिएंट जो हमारा चला गया था, देखो दिखा था ना आपको, यहां पर मैंने आपको बताया था वो जो न्यूट्रिएंट जो हमारा जड़ों के जरिए हमारे प्लांट ने ले लिया था, वो न्यूट्रिएंट इसमें वापस आ जाता है। ठीक है बच्चे, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर डालने से। अब बच्चे मैं आपको बताता हूं, यहां पर कुछ ना फर्टिलाइजर के नाम है और उनसे कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है वो बता रखा है। जैसे सबसे पहला है हमारा डाई अमोनियम फोस्फेट, इस फर्टिलाइजर से हमारा नाइट्रोजन और फोस्फोरस मिलता है। एनपीके फर्टिलाइजर, देखो इसके तो नाम में छुपा हुआ है, एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब आपका फोस्फोरस, और आप देख सकते हो के का मतलब आपका पोटेशियम। यूरिया का जो फर्टिलाइजर होता है उससे हमें नाइट्रोजन मिलता है सिर्फ। सुपर फोस्फेट यहां पर ऑफ लाइम, इससे हमें कैल्शियम और फोस्फेट मिलता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसे CAN कैन भी कहते हैं, इससे हमें कैल्शियम और नाइट्रोजन मिलता है। इन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं फर्टिलाइजर के फायदे। सबसे पहले मैं बताता हूं फर्टिलाइजर के फायदे क्या होते हैं। बेटा फर्टिलाइजर के बारे में हल्का सा बता दूं, फर्टिलाइजर आपका इनऑर्गेनिक होता है और इसे इंसान बनाते हैं, मैनमेड बनाते हैं। ठीक है, मतलब हमारे द्वारा बनाया गया होता है केमिकल से। ठीक है, फर्टिलाइजर का पहला फायदा, फर्टिलाइजर से ना स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मिलते हैं। मान लो अगर मेरे को इस मिट्टी में नाइट्रोजन चाहिए तो मैं वो वाला फर्टिलाइजर डालूंगा जिससे नाइट्रोजन मिलता है और बहुत ज्यादा मात्रा में, जिससे हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। मान लो अगर मुझे ऐसा हमारा वो चाहिए फर्टिलाइजर जिसमें हमारा पोटेशियम और कैल्शियम हो, ठीक है, और शायद से नाइट्रोजन भी हो, तो आपको पता है हम कौन सा वाला डालेंगे, NPK वाला फर्टिलाइजर डालेंगे। बताया था ना भी मैंने नाम, NPK। इसमें हमारा नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटेशियम मिलता है। तो फोस्फोरस का हमारा ये फायदा होता है कि हमें जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो वाला फर्टिलाइजर डालो और हमारा प्लांट बहुत अच्छा होता है। मैन्योर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैन्योर में न्यूट्रिएंट तो होते हैं लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में। बच्चे देखो, और हमारा दूसरा फायदा क्या है हमारा फर्टिलाइजर का, फर्टिलाइजर को ना आराम से स्टोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो केमिकल से बना हुआ है, उसे आप आराम से जितना मर्जी स्टोर करके रखो। तीसरा क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजर जो होता है पानी में इजीली सॉल्यूबल होता है, मतलब पानी में हमारा फर्टिलाइजर घुल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मैन्योर की, तो मैन्योर बिल्कुल भी नहीं घुलता पानी में, लेकिन फर्टिलाइजर पानी में घुल जाता है, ये भी हमारा एक अच्छा फायदा है। अब देखो फर्टिलाइजर को डालने के तरीके, भाई फर्टिलाइजर भी हमारी खाद ही है, केमिकल वाली है, उसको डालने के भी दो तरीके होते हैं। ये वाला तरीका जो आपके सामने मैंने दिखाया, इसे ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग मतलब इसमें आप देख सकते हो किसान जो है अपने हाथों में एक मग्गा ले रखा, उसमें हमने फर्टिलाइजर लेकर हाथों से छिड़क रहे हैं खेतों में, ये ब्रॉडकास्टिंग है। एक होता है आपका चैनल इरिगेशन सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो फर्टिलाइजर होता है वो पानी में घुल जाता है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर जैसे मान लो कोई भी एक किसान है, ठीक है, जैसे मान लो एक किसान है बच्चों, ये किसान क्या करेगा, इसमें फर्टिलाइजर डालता रहेगा और ये फर्टिलाइजर पानी में घुलकर खेतों में जाता रहेगा। सेम वो इसी तरीके से इसमें भी डालेगा फर्टिलाइजर, और वो पानी में घुलकर क्या होगा, खेतों में जाता रहेगा और सारे खेतों में मिल जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजर पानी में सॉल्यूबल होते हैं, वो आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है बच्चे,
चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा टॉपिक है अगला फर्टिलाइजर वर्सेस मेन्योर, मतलब कि हमें देखना है कि फर्टिलाइजर और मेन्योर जो होते हैं इनमें अंतर क्या होता है। मैंने आपको बताया फर्टिलाइजर जो होता है वो इनऑर्गेनिक होता है, केमिकल से बनता है, लेकिन वहीं अगर हम मेन्योर की बात करें तो मेन्योर हमारा नेचुरल होता है, वो हमारा जैसे गाय वाय के गोबर से या फिर इंसानों के वेस्ट से या प्लांट का जो सड़े हुए प्लांट होते हैं उनके रेसिड्यूज से, उनके वेस्ट से बनता है। ये ऑर्गेनिक होता है मेन्योर, और फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है बच्चे, और देखिए ध्यान से, हमारा फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, लेकिन मेन्योर को तो हम अपने खेत में तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था, गड्ढा खोद के सारा गलने वाला कूड़ा डाल दो और मिट्टी को डंप, उसमें उसको डंप कर दो और कुछ समय बाद वहां पर खाद बन जाएगी। फर्टिलाइजर जो होता है वो मिट्टी को ह्यूमस नहीं देता बच्चे, याद रखना, लेकिन मेन्योर मिट्टी को काफी ज्यादा ह्यूमस देता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजर में ह्यूमस, और इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखो जैसे मैंने अपने खेत में मिट्टी में हमने फर्टिलाइजर डाला, उसमें ह्यूमस कम आएगा। ह्यूमस का मतलब होता है अगर मिट्टी में ह्यूमस कम है तो पानी जो मिट्टी जो है ना वो पानी कम सोपेगी, मतलब पानी कम एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन वहीं अगर मेन्योर डाले तो ह्यूमस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मिट्टी का, इसका मतलब मिट्टी ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकती है। बेटा हमारा फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट में काफी ज्यादा रिच होता है, काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलते हैं हमारे फर्टिलाइजर से, लेकिन हम दूसरी बात करें अपने मेन्योर की तो उसमें इतने अच्छे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते। ठीक है बच्चे।